डेट है 4 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी न्यूज में है, ये 2021 का गोल अभी सेटअप किया है। ये टारगेट है फ्यूल कंजप्शन को आधा करना है 2030 तक आते आते। जितना फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह जितना यूज होता है अभी कार गाड़ियों में, 2005 में ये 2005 के लेवल से कम करना है। जितना 2005 में कार गाड़ियों में यूज होता था ये फ्यूल वगैरह, ईंधन पेट्रोल डीजल, ये आधा करना है 2030 तक। ये टारगेट है इस इनिशिएटिव का। जो एवरेज रेटेड फ्यूल कंजप्शन है वो न्यू जो लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हैं उनका जो कंजम्पशन है फ्यूल का, ये 0.9% ही कम हुआ है 2017 से 2019 के बीच में। ये लाइट ड्यूटी व्हीकल्स का मतलब है जैसे कार होती है, वैन होती है, छोटे व्हीकल, और ट्रक लॉरी वगैरह ये बड़े हैवी व्हीकल हो जाते हैं। तो ये लाइट व्हीकल में 0.9% ही केवल फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ है। इनमें 3 मेजर कार मार्केट हैं पूरे वर्ल्ड में। चाइना में सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में, फिर यूएस में, अमेरिका में। ये 60% तक यूज करते हैं लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में फ्यूल कंजम्पशन। 2019 का डेटा है ये, और 7% कम हुआ है 2017 के लेवल से इन तीनों कंट्रीज में। यानी कि यूरोपियन यूनियन में तो 27 कंट्री आती हैं, इन तीनों को मिला दे तो 7% कम हुआ है 2019 में 2017 के मुकाबले। बहुत सारे फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं जिनकी वजह से ये 2017 से 2019 के बीच में कुछ फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ है। वो कौन कौन से रीजन हैं? पहला रीजन है कि जो फ्यूल इकोनॉमी के स्टैंडर्ड है थोड़े स्टेगनेंट हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। जो मार्केट शेयर है एसयूवी का, एसयूवी का मतलब है यूटिलिटी व्हीकल्स, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ये ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। और ये जो फ्यूल यूज करते हैं इनमें कम फ्यूल कंजप्शन होता है। किन की अपेक्षा? कार की अपेक्षा। जो लाइट व्हीकल होते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स, उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में एसयूवी व्हीकल में फ्यूल कंजप्शन कम होता है। तो एसयूवी व्हीकल्स ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और जो ये कार हैं उनकी अपेक्षा कम हो गए हैं। ये देखो 1/3 ज़्यादा फ्यूल यूज करती हैं कार वगैरह, जो मीडियम साइज कार होती हैं 1/3 ज़्यादा फ्यूल यूज करती हैं एसयूवी व्हीकल से। नेक्स्ट एक कारण है फ्यूल कंजप्शन का कम होने का, इलेक्ट्रिक कार का जो अडॉप्शन है वो थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। आप सबको पता है इंडिया में भी बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं कि इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बिजली से चलने वाली कार, और पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन कम किए जाएं। तो इनका बोलबाला ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन कम हो रहा है। तो ये JFEI है क्या? ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव किसने चलाया है? ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनने मिलकर चलाया है। पहली है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है या स्पेशलाइज एजेंसी बोल सकते हो। एक है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, यूनेप का है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूएसए में, अमेरिका में, उसकी यूनिवर्सिटी, इसने भी इसमें कोलैबोरेट किया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम एंड द फिया फाउंडेशन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर इन्होंने चलाया है ये इनिशिएटिव, ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव। तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है कार और लाइट ड्यूटी वैन्स में, इसको प्रमोट करना मेन इसका काम है। यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन करना मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। जिसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसको कम करना। देखो अगर फ्यूल कंजप्शन कम होगा, पेट्रोल डीजल का यूज कम होगा, तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते हो ना, CO2 वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया आपका, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर, जो एयर में, हवा में, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, नमी है, वो भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। इन्हें ग्रीन हाउस गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है हीट को एब्जॉर्व करने के लिए। ये ऊष्मा को, हीट को एब्जॉर्व करके रखते हैं, सोख के रखते हैं, जिसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर में ये हीट को एब्जॉर्व करेंगे, अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होना ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, उसे ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जलवायु परिवर्तन। तो मेन कारण ग्रीन हाउस गैस को कम करना है इसका काम। और जो ये इनिशिएटिव है प्रमोट करेगा कि क्लीनर एनर्जी अडॉप्ट की जाए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से बनने वाली जो बिजली है वो अडॉप्ट की जाए। और गवर्नमेंट अपनी
फ्यूल इकोनॉमी के लिए कोई पॉलिसी डेवलप करे, ये गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये न्यूज में है रिसेंटली। इस ऑफिस को यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है जो ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। इसका दूसरा नाम भी है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, या फिर देखो ये वन ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट बॉडीज है। यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट को, मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, जिनमें से एक ये भी है। जो ये ऑफिस है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का, इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने काम दे रखे हैं कि ये क्या है, जो भी ह्यूमन राइट है पूरे वर्ल्ड वाइड उनको प्रोटेक्ट करेगा और कंट्रीज़ को ये थोड़ा रूल्स वगैरह बताएगा, उनके लिए नियम बनाता है कि ये अपनी कंट्रीज़ में लॉ बनाइए और लागू करिए। ऐसा कोई मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये नियम वगैरह, स्टैंडर्ड वगैरह बनाता है। जितने भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं या कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब प्रोवाइड करता है ग्लोबल ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड नियम वगैरह बनाता है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जहाँ हेडक्वार्टर वहीं पे है। 1993 में 1993 में इसको बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भाई साहब यूरोप में एक कंट्री है। ये फ्रांस है, फ्रांस के यहाँ आसपास यहाँ पे स्विट्जरलैंड है। इस पर दिखाई नहीं देगा, छोटा सा मैप है, आपने अपने घर में रूम में दीवार पे लगा रखा होगा, उसमें देखो स्विट्जरलैंड, उसमें एक सिटी है जेनेवा, वहाँ पे इसका ऑफिस है। और कई सारे डिफरेंट प्लेस पे रीजनल ऑफिस भी हैं, इसके क्षेत्रीय ऑफिस बने हुए हैं। और इसके जो हेड होते हैं, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट होते हैं। इस यूएन ऑफिस है जो ह्यूमन राइट के लिए। इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसका पैसा भाई साहब मनी कहाँ से प्रोवाइड होती है इसका काम चलाने के लिए? देखो 2/3 जो मनी है इसकी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। कोई भी डोनर, आप भी दान करना चाहो या कोई कंपनी, इंडस्ट्रीज, कोई भी स्टेट्स यानी कि कंट्री है जो मेंबर कंट्री है, कोई दान करना चाहे वॉलंटरी डोनेट कर सकता है। और बाकी का 1/3 आता है इसका यूएन का जो बजट पास होता है, उसमें इसका बजट में प्रोविजन होता है कि 1/3 इसके लिए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन सारस-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, इंसाकॉग शॉर्टकट में बोलते हैं। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, जॉइंटली इनिशिएटिव है। ये किसका है जॉइंटली? कौन कौन सी इसमें संस्था और मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं? एक तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दो पार्टिसिपेट करती हैं। साथ में 2 इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया के रिसर्च वगैरह करते हैं ये, जैसे CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये 2 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें काम क्या है, काम क्या करना है इसमें? देखो हमारे देश में 28 नेशनल लेबोरेटरीज हैं जो रिसर्च वगैरह करती हैं जीनोमिक्स के बारे में। जीनोमिक्स का मतलब जीन सीक्वेंसिंग, जीन की सीक्वेंसिंग करना। देखो सबकी बॉडी में जीन होते हैं, ऐसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें भी जीन होते हैं। तो इन जीन की सीक्वेंसिंग करना, यानी कि इनकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इनकी इन्फॉर्मेशन तैयार करना वायरस के जीन वगैरह की। तो इसमें क्या किया गया है इंसाकोग में, जो सारस-CoV-2 वायरस है यानी कि जो कोरोना वायरस है उसकी जीन सीक्वेंसिंग की जा रही है। अब इसकी जीन की इन्फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, वायरस कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे फैल रहा है, एक दूसरे पर्सन में कैसे जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन जीन सीक्वेंसिंग से, जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता लगाया जा सकेगा आसानी से। और जब ये जीन सीक्वेंसिंग यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी वायरस की, तो आसानी से वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन डेवलप करने के लिए सहायता मिलेगी और आगे हो सकता है दवाई भी डेवलप की जा सके इसकी वजह से, और डिसीज़ को, बीमारी को आसानी से समझा जा सकेगा, ये इससे फ़ायदा होंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये देखो जो 2 ऊपर टॉपिक हमने डिस्कस किए वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेडलाइन थी 5 साल की थी, लेकिन इसको आगे और एक्सटेंड कर दिया स्मार्ट सिटीज़ मिशन को। 2015 में लॉन्च किया गया था ये, लेकिन नीति आयोग ने अभी रिकमेंडेशन दी। नीति आयोग तो आप जानते हो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको बनाया गया था। इससे पहले देखो एक नीति आयोग से पहले एक प्लानिंग कमीशन था, 5 साल की प्लानिंग बना रहे थे, 5 ईयर प्लानिंग। वो 2017 में ख़त्म हो गई। 12 5 ईयर प्लान चले थे हमारे इंडिया में। 1950 में बनाया गया था ये प्लानिंग कमीशन को, उसके बाद ये प्लान चले 1951 से 5 साल में एक प्लान होता था पूरा। लेकिन नीति आयोग बना दिया गया 1 जनवरी 2015 से, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। देखो जब प्लानिंग कमीशन बनाया था तब भी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव का मतलब है सिर्फ एग्जीक्यूटिव ने, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये हैं एग्जीक्यूटिव। इन्होंने क्या है बस रिजोल्यूशन पास किया
पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं बनाया, एग्जीक्यूटिव ने रिजोल्यूशन पास किया और प्लानिंग कमीशन को बना दिया, और ऐसे ही प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग रख दिया। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो इसके लिए कोई कानून बना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि सांविधिक संस्था नहीं है, और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान में नीति आयोग के लिए कोई भी, नहीं प्लानिंग कमीशन के लिए थी। तो नीति आयोग ने अभी रिकमेंडेशन दिया है कि इसको आगे और एक्सटेंड कर दिया जाए, जो 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का मिशन था इसे और एक्सटेंड किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो डिले हो गया इनको डेवलप करने में कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 आया भाई साहब, सारा कुछ रुका हुआ है, इसकी वजह से सजेस्ट किया इसने नीति आयोग ने। तो स्मार्ट सिटीज मिशन है क्या, 2015 में लॉन्च किया था स्मार्ट सिटीज मिशन को ही। इसमें टारगेट ये था कि 2021 तक स्मार्ट सिटीज बना के तैयार करनी है। 100 स्मार्ट सिटीज आइडेंटिफाई की गई थी इसमें, और इनमें क्वालिटी डेवलप करनी थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन की डेवलप करनी थी, एफिशिएंसी डेवलप करनी थी सिटीज की, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज मिशन, ये मंत्रालय का ये प्रोग्राम है, मिशन है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें खर्चा जितना भी आएगा एक्सपेंडिचर दोनों मिलकर लगाएंगी पैसा, और दोनों ही इंप्लीमेंट करेंगी, लागू करेंगी। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है और वही इंप्लीमेंट करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दोनों मिलकर लगाएंगी। जो स्मार्ट सिटीज मिशन है, देखो इसके 4 पिलर हैं। 4 पिलर का मतलब इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बनाए जाएंगे स्मार्ट सिटीज में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे वगैरह, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस के इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ये 4 पिलर हैं इसमें। जो इसकी प्रोग्रेस है स्कीम की अब तक 2021 तक, जून 2021 तक, वो क्या है, इसमें देखो टोटल प्रोजेक्ट जो मिशन में टेंडर किए गए हैं वो 5,924। देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अभी ये प्रोग्रेस क्या है, इतने लगभग 6,000 के लगभग प्रोजेक्ट किए गए इसमें, 5,000 के लगभग इसमें और वर्क ऑर्डर दिया गया। जो फुली ऑपरेशनल है प्रोजेक्ट इनमें से वो हैं 2,665 प्रोजेक्ट। पीपीपी प्रोजेक्ट हैं, यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, 212 प्रोजेक्ट। इसके लिए 24,964 करोड़ रुपीज दिए गए। 70 स्मार्ट सिटीज में ये अब तक डेवलप किए जा चुके हैं और ऑपरेशनलाइज किए जा चुके हैं। इनके इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारी कंट्री में ऑपरेशनलाइज हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने में। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? देखो अभी बहुत सारा एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग बनाना बाकी है। यानी कि देखो एनर्जी एफिशिएंट का मतलब कम से कम बिल्डिंग्स में एनर्जी यूज हो, ऐसी बिल्डिंग बने कि सर्दियों में वो गर्म रहे और गर्मियों में ठंडी रहे। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करें ताकि देखो एसी का, एयर कंडीशन का कम यूज हो और बिजली का कम यूज हो, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग बने। ऐसा इनिशिएटिव अभी करना बाकी है। जो अर्बन बॉडीज है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, ये अभी बाकी है, आत्मनिर्भर बनाना। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी देखो डिक्लाइन होता जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब बस वगैरह चलाना या रेलवे वगैरह चलाना, ताकि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल हैं, कार गाड़ियाँ, वो कम यूज करें। जितना वो देखो कार गाड़ियाँ कम चलेंगी तो पॉल्यूशन कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत सारे लोगों को, एक बस में भाई साहब बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक गाड़ी में, कार में सिर्फ एक पर्सन जा रहा है और पॉल्यूशन फैला रहा है उतना ही। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बढ़ाना, अभी इंक्रीज करना बहुत ही अभी ये चैलेंजिंग है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सिटीज में, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से। रोड कंजक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, रोडों पे ज़्यादा भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है। तो ये एक चैलेंज है इस स्मार्ट सिटीज के सामने। नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट सेंसस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। कास्ट सेंसस मतलब जो जनगणना होती है हर 10 साल में, उसमें क्या है, जाति की गिनती भी करना, कास्ट की गिनती करना, ये है कास्ट सेंसस। अभी न्यूज में इसलिए है, बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस यानी कि कास्ट बेस्ड एक्सरसाइज स्टेट स्पेसिफिक कंडक्ट करने की बात की है, प्लानिंग कर रहा है। देखो पूरे देश में कास्ट सेंसस करने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। बिहार के सीएम है जो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि कास्ट सेंसस पूरी कंट्री में कराई जाए। जो ये 2021 की जनगणना हो रही है इसके साथ साथ कास्ट की भी इनॉमरेशन की जाए, यानी कि गिनती की जाए, इनॉमरेट किया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो इसलिए बिहार क्या है, सिर्फ अपने स्टेट के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस प्लानिंग कर रहा है कि हम अपने देश में कास्ट को काउंट करेंगे, कितनी कास्ट है, कितने कास्ट के कितने लोग हैं। तो इशू क्या है ये सारा, देखो सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड डेटा के बारे में
जो इनोमरेट किया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई थी 2011 की। 2011 की जो सेंसस हुई थी जनगणना, हर 10 साल में होती है जनगणना, 2001 में हुई, फिर 2011 में, अब 2021 में होने वाली थी, लेकिन डिले हो रही है वो कोविड-19 की वजह से। तो ये 2011 की जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस थी, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि इसका जो डेटा है 2011 की का कास्ट सेंसस डेटा, ये अनयूजेबल है, यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन 2016 में जो रजिस्ट्रार जनरल हैं और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये देखो ये ऑफिसर हैं जो कास्ट सेंसस कराते हैं हमारे इंडिया में, जो जनगणना कराते हैं ना हर 10 साल में, ये दोनों ऑफिस हैं, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर। तो ये मंत्रालय भी याद करना कौन सा कास्ट सेंसस कराता है, और इसके अंदर ऑफिस भी आपको याद होने चाहिए। तो 2011 में जो सेंसस हुई थी, गवर्नमेंट ने तो कहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये अनयूजेबल है, यूज नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ कमी है, इरर है। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट से कि देखो 98.87% इरर फ्री है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये इसे रिलीज किया जा सकता है, इंडिविजुअल कास्ट और रिलीजन डेटा है, ये इरर फ्री है। तो ये गवर्नमेंट क्यों कह रही है अनयूजेबल है? गवर्नमेंट का क्यों कहना है कि भाई साहब ये यूज नहीं किया जा सकता? क्यों चाहती है गवर्नमेंट ऐसा कहना? देखो गवर्नमेंट का कहना इसलिए है, जो कास्ट सेंसस हुई थी हमारे इंडिया में वो 1931 में हुई थी, जो 1931 की कास्ट सेंसस यानी कि जनगणना हुई थी। उसके बाद 2011 में ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई जिसमें कास्ट की गिनती हुई। उसके बीच में जितनी भी सेंसस हुई हैं 1931 से 2011 के बीच में, उनमें कास्ट का डेटा कोई भी कलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन 2021 में जो जनगणना हुई थी उसमें 4147 कास्ट थी, जाति थी हमारे देश में। लेकिन जब ये 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई तो इसमें 46 लाख कास्ट हैं। अब सोचो 1931 में इतनी कास्ट और 46 लाख होगी 2011 में। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि देखो ये सब कास्ट में डिवाइड हो गए हैं, इतना कास्ट का होना कोई ऐसा नहीं है कि इतनी कास्ट हमारे देश में हो सकती है। हो सकता है कि जिस बंदे ने जो कास्ट के घर घर जाते हैं जनगणना करने, उन पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, उन्हें स्पेलिंग जो लिखी है अलग अलग, एक ही कास्ट के लिए अलग अलग लिख दी है, या जो रेस्पोंडेंट है जिन्होंने अपनी कास्ट बताई है, हो सकता है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया हो, मना कर दिया हो अपनी कास्ट बताने से। डाइवल्ज का मतलब बताना, प्रकट करना, उन्होंने बताने से। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है, देखो ये इसमें इरर है, क्योंकि 4147 से इतनी कास्ट 46 लाख कास्ट बट गई हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो कास्ट डिटेल अब तक कैसे कलेक्ट की जाती है? देखो जितनी भी कास्ट सेंसस हुई हैं उनमें SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो कास्ट आती है उनकी डिटेल तो तैयार की जाती है, कलेक्ट की जाती है, लेकिन बाकी की किसी कास्ट का नहीं कलेक्ट किया जाता डेटा। और ये कास्ट भी सेल्फ डिक्लेरेशन मेथड पे इनोमरेट की जाती है, मतलब खुद अपनी कास्ट बताते हैं SC ST कैटेगरी का, तब की जाती है। जो बैकवर्ड क्लास का डेटा अभी जो कलेक्ट किया जाता है, जो OBC में आती हैं, वो हर एक स्टेट में जो OBC कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, वो डिफरेंट स्टेट में अपना बैकवर्ड कास्ट का डेटा काउंट करने के लिए ये पूरा कंडक्ट कराते हैं, ये काउंटिंग। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग डेटा है। तो ये कास्ट डेटा जो पब्लिश किया जाता है किस काइंड का है, ये किस तरीके का है? देखो जो हर एक सेंसस हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 के बाद जो हुई है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, उसके बाद पहली सेंसस 1951 में हुई थी, और 2011 तक जितनी भी सेंसस हुई हैं उनमें SC ST कैटेगरी का तो डेटा तैयार किया जाता है, लेकिन बाकी का नहीं, बाकी सबका डेटा 1931 का है बस। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कलेक्ट की गई 2011 में। 2011 में पहली बार 1931 के बाद ये कंडक्ट की गई। इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो है इस कास्ट सेंसस में रूरल और अर्बन हाउस होल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या रैंकिंग है, उनके पैरामीटर पे सेट ये डेटा तैयार किया गया। और दूसरा कंपोनेंट है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का 2011 का कास्ट सेंसस, यानी कि देखो इसमें जो नॉर्मली कास्ट में डेटा तैयार किया जाता है वो भी कलेक्ट किया गया और कास्ट सेंसस भी, यानी कि 1931 के बाद 2011 में कास्ट सेंसस इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के जरिए 2011 में कंडक्ट की गई। लेकिन देखो इसमें क्या है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है पीपल रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में, वो तो डेटा रिलीज कर दिया, लेकिन कास्ट का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं किया? ऊपर बताया, तो ये रीजन बताया कि क्यों, क्योंकि 1931 में 4147 कास्ट थी और ये 46 लाख के लगभग कास्ट हो गई हैं, तो इसमें एरर है गवर्नमेंट के हिसाब से, इसलिए डेटा रिलीज नहीं किया। तो कास्ट जो सेंसस होती है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस और सेंसस, इसमें क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है इसमें? जो नॉर्मल सेंसस होती है उसमें यह है
पॉपुलेशन का सिर्फ रूरल और अर्बन हाउस होल्ड, रूरल का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज एरियाज में, अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में जितने भी हाउस होल्ड हैं उसकी बस गिनती की जाती है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काउंट की जाती है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कास्ट का डेटा भी तैयार किया जाता है और बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बेनिफिशियरी मतलब जो पुअर पीपल हैं, बीपीएल फैमिलीज के फायदा मिल रहा है, कास्ट कितनी कास्ट को मिल रहा है, ये सब डेटा तैयार किया जाता है इसमें। और ये जो कास्ट सेंसस है, देखो एक एक्ट बना हुआ है हमारे देश में, सेंसस एक्ट 1940 एक्ट, यानी कि जनगणना कानून 1948 का। इसके द्वारा ये कास्ट, ये डेटा जितनी कंडक्ट किया जाता है, जो कास्ट हर 10 साल में, मतलब ये जनगणना की जाती है, सेंसस इसके थ्रू ही की जाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें तैयार की जाती है। और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, जो इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो तैयार की जाती है वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज कर सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज कर सकता है बेनिफिशियरी को फ़ायदा देने के लिए। तो ये याद रखना। देखो आपको जो ये कुछ प्रोज हैं, इसके प्रोज का मतलब बेनिफिट फ़ायदे हैं कास्ट सेंसस के। क्या फ़ायदे हैं? देखो जब कास्ट सेंसस तैयार की जाएगी तो पता लग जाएगा कि भाई साहब रिजर्वेशन किसको देनी चाहिए, किसको नहीं, यानी कि कौन सी कास्ट रिप्रेजेंट है, नहीं है। तो ये इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकेगा इसके थ्रू। लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं, कंसर्न भी हैं। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है, देखो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कोई कास्ट ज़्यादा रिप्रेजेंट है, मतलब एक कास्ट के ज़्यादा लोग गवर्नमेंट में हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक कास्ट के नहीं है, ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, ज़्यादा पॉलिटिशियन नहीं है, तो वो कास्ट देखो कोटा की डिमांड करेगी, वो कहेगी हमें भी रिजर्वेशन दो, हमारी कास्ट का तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं गवर्नमेंट सर्विस में। तो इस तरह से ये एक नुकसान हो सकता है, ये कैंपेन आंदोलन चल सकते हैं कोटा की डिमांड के लिए। दूसरा ये है, देखो एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि कास्ट को खत्म किया जाए, लेकिन जब ये कास्ट जाति के नाम पे एक डेटा तैयार किया जाएगा तो ये भाई साहब खत्म कैसे होगी? ये तो परपेचुएट परपेचुएट का मतलब वर्षों तक चलती रहेगी, बनी रहेगी, जब ये लेबल एक कास्ट के नाम पे लोगों को ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें नोट करके ये भी रखना है, अकबर के काल में देखो एक बुक है अकबर पे लिखी हुई है, आईने अकबरी, उसमें यह दिखाया गया है कि अकबर के काल में भी पॉपुलेशन का डेटा तैयार किया जाता था, इंडस्ट्री का, वेल्थ का और भी कैरेक्टरिस्टिक तैयार की जाती थी। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इसमें दिया गया है आईने अकबरी में। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट ऑफ डिफेंस। ये देखो गवर्नमेंट ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं इस लिस्ट में, जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है, पॉलिसी है ये। इसमें देखो आर्म फोर्स है, जो हमारी आर्मी नेवी एयर फोर्स है, जो हमारी सेना है, जो वो डिफेंस इक्विपमेंट और ज़्यादा मंगा सकेगी, इंपोर्ट कर सकेगी, बाहर देश से परचेज कर सकेगी, कि खरीद सकेगी, आयात कर सकेगी। इस सिनेरियो में इसलिए क्या है, क्योंकि देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, हमारी जो घरेलू कंपनी है वो डिफेंस इक्विपमेंट, जो रक्षा को, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में आर्मी नेवी को जो डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, मिसाइल चाहिए, गन चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, वो प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है और इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, अभी तुरंत ज़रूरत है। तो इसको पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट ने ढील दी है कि आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। ये रिव्यू की है, अगस्त 2020 में ये लिस्ट बनाई गई थी, नेगेटिव लिस्ट। तो ये है क्या नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट? देखो ये बस इतना है कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, 2020 में लिस्ट जारी की थी, इंट्रोड्यूस की थी, आर्मी नेवी एयरफोर्स को जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए, हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाएं, हमारे यानी कि देश में, हमारे देश की इंडस्ट्री, यानी कि देश में ही बनाएं, चाहे इंडस्ट्री बाहर की हो, कोई हमारे देश में प्रोडक्शन हो उसका, हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करें, बाहर से इंपोर्ट ना करें, यानी कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो घटाएं, यानी कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी हो, हमारे देश में ही उसे मैन्युफैक्चर करें। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट डाले थे इस लिस्ट में, लगभग 101 के लगभग। तो ये पॉलिसी क्यों ज़रूरत है? देखो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक स्टॉकहोम एक जगह है भाई साहब, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, स्वीडन में है ये। स्वीडन कहाँ पे है कंट्री? ये नॉर्वे के पास है, ये यूरोपियन कंट्री, स्वीडन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट में बताता है कि कौन सा ऐसा देश है सबसे ज़्यादा जिसने हथियार मंगाए और सबसे कम किसने मंगाए। उनमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है, सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे हमने बाहर देशों से हथियार खरीदे हैं डिफेंस के लिए। 2014 से 2019 के बीच में लगभग $16.75 बिलियन US के हमने ये इंपोर्ट किया है हथियारों का 2014 से 19 के बीच में। तो गवर्नमेंट इस डिपेंडेंसी को, जो हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पे, हम आयात करके मंगाते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, इसको घटाना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, ताकि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और उनके जरिए हम खरीद सकें। तो ये पॉसिबिलिटी ये है
कि जो भी नेगेटिव लिस्ट में डाले हैं उन्हें हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाएं। सेकंड लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने मई 2021 में जारी की। इसमें और ज़्यादा इक्विपमेंट 108 इक्विपमेंट आइटम और इसमें इंक्लूड कर दिए, यानी कि टोटल हो गए 209। यानी कि 209 सारे आर्टिकल हैं वो हमारे देश में ही प्रोड्यूस किए जाएं और हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करें, बाहर से हम आयात ना करें। तो इस लिस्ट में एक तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है या सेंसर हैं, सिमुलेटर हैं, वीपन्स हथियार हैं, एम्यूनिशन है, जैसे हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट हैं, कॉर्वेट मतलब सिर्फ जहाज वगैरह होते हैं लड़ाकू, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है या टैंक हैं, ये सब इसमें इंक्लूड हैं, मतलब हमारे देश में बनाए जाएं। इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस या इम्प्लीकेशन क्या होगा इस मूव का? देखो, जो हमारी डिफेंस की लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट में ये प्रमोट हो सकेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट आएगी इस इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी हमारे देश की। और जो छोटे लघु उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज और स्टार्टअप हैं, एक तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे माल, और हमारी गवर्नमेंट खरीदेगी उनसे, तो उनकी भी तरक्की होगी। तो यही थे आज के टॉपिक बस।